Hi friends, my name is Vishal Avasthi and I am a certified financial planner as well as PFP, personal finance professional. So friends, today we are going to talk about the art of wealth creation. We will try to find out what all it takes to create a sustainable wealth for ourselves as well as for our coming generations. So friends, in this slide it is mentioned that it's not a rocket science. And actually creating wealth is not a rocket science. It is very simple. And it is very easy to reach our financial goals. But most of us are not able to create wealth. Why? We will try to have a deeper dive and try to find out the reasons. So let us begin. I often start with a wonderful quote, and this time this is a quote from Benjamin Franklin. An investment in knowledge pays the best interest. I hope you all agree with me that whatever it takes to get knowledge, we must go for it. कुछ भी सीखा हुआ कभी भी बेकार नहीं जाता. And it is very unfortunate right from the kindergarten to the post graduation, there is not a single chapter on personal finance management that is included in the curriculum. हमें कहीं भी स्कूल में पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करना नहीं सिखाया जाता. तो उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं उसको सीखने के लिए. और आज का हमारा ये जो सेशन है ये भी इसी का एक पार्ट है, इस इनिशिएटिव का. और यहाँ पर अगर बात चली है तो लेट मी मेक अ डिस्क्लोजर एज वेल that the purpose of this presentation is not at all any kind of sales. I am not here to promote any kind of product. And I am not doing this presentation to gain anything out of it. This is purely for the awareness purpose because I think it is my responsibility to spread this financial awareness as well as I can. और बिलीव मी, मैं आपके साथ सिर्फ वही चीजें शेयर करूंगा जो मैं एक्चुअल में प्रैक्टिस करता हूं. I preach what I practice and I will strictly adhere to it. This is my promise to you and honest promise. So friends, एक बुक है, बहुत ही वंडरफुल बुक है रॉबर्ट कियोसाकी की, which I often recommend to my friends, relatives and especially kids. And a quote from this book: one of the reasons the poor are poor is because they do not invest money or time into their financial education. हम में से ज्यादातर लोग अपने जिस क्लास को हम बिलोंग करते हैं, अगर लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं तो लोअर मिडिल क्लास में ही रह जाते हैं, अगर मिडिल क्लास में है तो मिडिल ही रह जाते हैं, पुअर है तो पुअर ही रह जाते हैं. क्यों? क्योंकि हम अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर समय और पैसा दोनों चीजें खर्च नहीं करते. इन्वेस्टिंग इज सिंपल बट द इंडस्ट्री हैज वूवन अ वेब ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी टू कंफ्यूज द इन्वेस्टर. फ्रेंड्स, जैसा हमने पहली ही स्लाइड में कहा था कि इन्वेस्टिंग बहुत सिंपल है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. लेकिन हमारे आसपास इतना कंफ्यूज करने वाले फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं कि वो एक कॉमन इन्वेस्टर को कंफ्यूज कर देते हैं कि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस नहीं ले पाता. तो कहीं ना कहीं हमारे मन में फाइनेंशियल मैटर्स को जो हैंडल करने का एक फोबिया भी बैठ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ फाइलिंग एन आईटीआर. आईटीआर फाइल करना बहुत ही आसान है, लेकिन सेम टाइम पे अगर आप देखो तो आईटीआर का जो फॉर्म है दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स. सो चीज बहुत सिंपल है लेकिन उसको बना दिया गया है कॉम्प्लेक्स. सिमिलरली इन्वेस्टिंग के साथ भी यही केस है. द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ नॉलेज इज नॉट इग्नोरेंस, इट इज द इल्यूजन ऑफ नॉलेज. फ्रेंड्स, हमें आगे बढ़ने से जो चीज रोकती है वो अज्ञानता नहीं है. इट इज नॉट द इग्नोरेंस, इट इज द इल्यूजन ऑफ नॉलेज. ये वो भ्रम है कि हम सब जानते हैं. और स्पेशली जब फाइनेंशियल मैटर्स आते हैं ना तो हमें लगता है कि हम सब जानते हैं. हो सकता है कि हम बहुत सारी जो चीजें हैं वो जानते हों लेकिन उनको सही तरीके से सिर्फ इंप्लीमेंट ही ना कर सक रहे हों. तो किसी चीज को प्रॉपर जो सीखना है वो बहुत जरूरी है. यू वर्क हार्ड फॉर योर मनी बट डज योर मनी वर्क इक्वली हार्ड फॉर यू? फ्रेंड्स, वी स्पेंड होल ऑफ आवर लाइफ और एटलीस्ट मेजर पार्ट ऑफ आवर लाइफ working from 9 to 8 just to generate income.
We work to earn money, but whatever we earn, do we put it on work? Now the question arises, how can we put our money to work? The answer is very simple: by investing it in such a way that it in itself creates money for itself. इस तरह से उस पैसे को हम निवेश करें कि वो खुद ही मल्टीप्लाई करे अपने आप को, 1 के 2 बने, 2 के 4 बने, 4 के 8 बने। तभी हम कहेंगे कि हमारा पैसा जो है वो काम पे लगा है। आवर मनी इज एट वर्क। आइदर यू विल अंडरस्टैंड इन 5 मिनट्स और यू वॉन्ट अंडरस्टैंड फॉर लाइफ टाइम। वेल्थ क्रिएशन का ये जो फॉर्मूला है, इट इज वेरी सिंपल। इवन अ 5th grade student can easily understand it within 5 minutes. But if we have closed our heart and mind, we are not going to understand it for the lifetime. So sometimes it is very essential to unlearn before we start to learn new things. So मेरी रिक्वेस्ट है कि हम जो जानते हैं उसे आज साइड पर रखकर एक बार खुले दिल और दिमाग से कोशिश करें जानने की आखिर वेल्थ क्रिएट कैसे होती है। एक अनदर बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, एक बड़ी ब्यूटीफुल 36 मिनट्स की मूवी है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, वन इडियट। आईडीएफसी की तरफ से ये बनाई गई थी। आईडीएफसी जो अब बंधन बन चुका है, उन्होंने बनाई थी। और इन्वेस्टर एजुकेशन का ये मतलब एक माइलस्टोन था ये। इसने बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज की है, जैसे रिच डैड पुअर डैड बुक ने भी किया है। तो इस बुक ने भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है मेरे ऊपर भी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी मौका लगे तो इसे जरूर देखिए। इट इज suitable for all age groups. Even a 5-year-old kid will also enjoy it, and a 75-year-old veteran will also enjoy it. So I recommend watch it along with your family, and you will really get wiser. Why most of us are not able to create wealth? जैसे कि हमने पहले भी अभी डिस्कस किया था कि क्यों हम में से ज्यादातर लोग अपने पैसे को वेल्थ में क्रिएट नहीं कर पाते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। So let's have a look at the profile of an average retail investor. जो एवरेज रिटेल इन्वेस्टर है, इंक्लूडिंग मी, हम अपने आसपास देखेंगे तो उनमें से हमें ये कॉमन ट्रेड्स मिल जाएंगे। द फर्स्ट वन इज नॉलेज अबाउट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इज रादर वेग। वट एवर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अराउंड अस आर अवेलेबल, वी डोंट हैव क्लैरिटी अबाउट दैम। हमें उन चीजों की प्रॉपर क्लैरिटी ही नहीं है जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हमारे आसपास या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हमारे आसपास उपलब्ध है। तो इस क्लैरिटी को लेने के लिए ही हमें फाइनेंशियल एजुकेशन लेने की जरूरत है, हमें फाइनेंशियली अवेयर होने की जरूरत है। रिलाई ऑन एजेंट्स, सीएज, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। जब हमें खुद को नॉलेज नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो हम डिपेंड करते हैं एजेंट्स के ऊपर, सीएज के ऊपर, रिलेटिव्स पे और दोस्तों के ऊपर। तो फ्रेंड, एजेंट्स का काम है सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करना। वो उस प्रोडक्ट को सेल कर देंगे जिसमें से कि उन्हें मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है, या जो प्रोडक्ट उन्हें सेल करने के लिए कहा गया है। सीएज का काम है आपके अकाउंट्स को हैंडल करना, ना कि इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना। एक्सेप्शंस हो सकती हैं, अगर किसी सीए ने इन्वेस्टमेंट एडवाइस करने के लिए भी कुछ स्पेशलाइजेशन या स्पेशलाइज्ड कोर्स कर रखा है तो वो कर सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सीएज आर जस्ट टू हैंडल योर अकाउंट्स। रिलेटिव्स और फ्रेंड्स मोस्टली अपने एक्सपीरियंस से ही आपको गाइड करते हैं। दे मे और मे नॉट हैव द कंप्लीट नॉलेज। डज नॉट सीक एडवाइस फ्रॉम प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हम प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की एडवाइस नहीं लेते हैं। आई डोंट नो व्हाट स्टॉप्स अस, वी विल ट्राई टू फाइंड इट आउट, बट इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस। अक्सर हमने ये चीजें देखी हैं। जनरली नॉट क्लियर अबाउट रिस्क एंड रिटर्न। जनरली हम लोग जिन चीजों में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनका रिस्क प्रोफाइल क्या है, उनसे किस तरह की रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमें इसकी पूरी तरह से नॉलेज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, हम एफडी को या फिक्स डिपॉजिट्स को बहुत ही सेफ मानते हैं, लेकिन इसके साथ एक ऐसा रिस्क इन्वॉल्व है कि जो एमिनेंट ही है, जो होना ही होना है, और वो है इन्फ्लेशन रिस्क या परचेजिंग पावर रिस्क। जो आपका फिक्स डिपॉजिट है वो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगा। स्पेशली अगर आप पोस्ट टैक्स रिटर्न्स को कंसिडर करो तो वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे। 10 साल बाद आप एफडी से जो पैसा हासिल करोगे वो
जितनी उसकी आज परचेजिंग पावर है, जितना जितना सामान हम आज उससे खरीद सकते हैं, 10 साल बाद हम उस पैसे से उतना सामान नहीं खरीद पाएंगे। Have developed comfort in fixed deposits, government savings. Another reason है कि हम लोगों ने एक कंफर्ट जोन बना लिया है कि हमारे दादाजी एफडी कर रहे थे, फिक्स डिपॉजिट कर रहे थे, हमारे फादर फिक्स डिपॉजिट कर रहे थे, तो हम भी फिक्स डिपॉजिट ही कर रहे हैं। हम नई ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हैं, एक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं। चेंज इज ऑलवेज पेनफुल। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इक्विटी आर अनरियलिस्टिक। एक कॉमन जो ट्रेट है एक रिटेल इन्वेस्टर का, वो ये भी है कि इक्विटी से हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ही अनरियलिस्टिक हो जाती हैं। हम अपने आसपास रिटर्न्स देखते हैं कि किसी को पिछले लास्ट साल में अगर 60% 70% रिटर्न्स मिल गई हैं, तो हमें अपने पोर्टफोलियो में मिलने वाली 12% से लेके 13% 14% वाली जो रिटर्न है वो बहुत ही मीगर लगने लग जाती है। हमें लगता है कि हमारा तो जो है ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही गलत हो गया है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर लास्ट 1 ईयर में 70% रिटर्न मिली है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स इट इज गोइंग टू बी एवरेज आउट। किसी साल कम रिटर्न भी मिलेगी और वो एवरेज होकर वही 12 से 15% काइंड ऑफ रिटर्न ही मिलेंगे। सो इक्विटी से जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना है वो बहुत जरूरी है। ओवर कॉन्फिडेंस अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, थोड़ा सा हमें पता होता है तो हम समझते हैं कि हमें सब कुछ पता है। हमने तो ये पढ़ा ही हुआ है कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरा जान, कि हाफ नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस थिंग। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले इन्वेस्ट करने से पहले उस चीज की गहराई से छानबीन करें, उसमें रिस्क कैसा है, रिटर्न कैसी है, इन चीजों को स्टडी करने के बाद ही इन्फॉर्म डिसीजन लें। नो टाइम कीप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। 9 to 8 काम करके हम बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं, लेकिन हमारे पास उस मेहनत से कमाए हुए पैसे को ठीक जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए, ऑप्शंस ढूंढने के लिए ही टाइम नहीं है हमारे पास। हम उसको प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं, लटकाते रहते हैं, लिंगर ऑन करते रहते हैं, टालते रहते हैं उस चीज को। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोबिया ऑफ हैंडलिंग फाइनेंशियल मैटर्स। हमारे मन में एक डर बैठ जाता है फाइनेंशियल मैटर्स को हैंडल करने का। इसके पीछे रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है हमारा कोई पास्ट एक्सपीरियंस हो, हमने किसी से कोई नेगेटिव चीज सुनी हो, या कई बार सिंपल डिस्क्लेमर ही किसी चीज के साथ आता है कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, तो हम उसी बात से डर जाते हैं। और एक बहुत ही कॉमन चीज जो देखने में आई है, दैट फीमेल ब्रेड अर्नर्स और फीमेल इनकम अर्नर्स, they are not handling their own financial matters. They are mostly dependent on the male counterpart, either husband or their father or their son or a brother. Females are having this phobia more than males. So एंड में हमने एक बड़ी ये बढ़िया चीज लाइन यहाँ पे लिखी है कि नेशन ऑफ सेवर्स बट नॉट इन्वेस्टर्स। हमारी जो नेशन है सेवर्स की नेशन है, लेकिन इन्वेस्टर्स की नहीं है। हमारी इकोनॉमी या हमारे देश की एक बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर अगर कोई बंदा सिर्फ 10,000 रुपए पर मंथ भी अर्न कर रहा है ना, तो वो उसमें से भी 2-2,500 रुपए की मंथली सेविंग करता है। वी आर अ नेशन ऑफ सेवर्स। लेकिन दुख की बात यह है कि उस पैसे को हम सेव करते हैं लेकिन इन्वेस्ट नहीं कर पाते। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये हम आने वाली स्लाइड्स में भी देखेंगे। द इन्वेस्टर्स चीफ प्रॉब्लम एंड इवन हिज वर्स्ट एनिमी इज लाइकली टू बी हिमसेल्फ। अब सबसे बड़ी परेशानी और सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो इन्वेस्टर खुद है। क्योंकि हम जो अपने ये कॉमन ट्रेड्स देखे हैं, हम इनसे उभरने के लिए कुछ एफर्ट्स नहीं करते। हमारी सक्सेस या हमारे फेलियर के लिए सिर्फ एक और एक ही पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो होते हैं हम खुद। आपको पैसा जल्दी बनाना है कि ज्यादा बनाना है? आई ऑफन आस्क माई इन्वेस्टर्स a simple question before onboarding them, whether you want to make quick money or you want to make huge money. If the answer is that you want to make quick money, then I will simply say sorry, I don't have any way
that can make quick money for you, that can build wealth quickly for you. But if your answer is the second one, yes, you want to make huge money, then certainly there is a way. You just need to be simple, disciplined, and regular in investing, and you will create wealth by yourself. When Jeff Bezos met वॉरेन बफेट, वॉरेन बफेट को सभी जानते हैं कि ये दुनिया के सबसे बड़े निवेशक हैं। तो जेफ ने वॉरेन से पूछा कि वॉरेन, योर इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी इज सो सिंपल, व्हाई डजंट एवरीवन जस्ट कॉपी यू? कि वॉरेन बफेट की वेल्थ को देखकर उन्होंने उससे पूछा कि आपका पैसा बनाने का तरीका आप कहते हो कि बहुत ही सिंपल है, तो फिर लोग सिंपली उस तरीके को कॉपी करके सब लोग अमीर क्यों नहीं बन जाते? तो वॉरेन ने बड़ा सिंपल सा उसका आंसर दिया, बिकॉज नोबडी वांट्स टू गेट रिच स्लो, कि कोई भी धीरे अमीर नहीं बनना चाहता। वॉरेन बफेट की जो वेल्थ है वो मोस्ट ऑफ द वेल्थ लास्ट 5-10 ईयर्स में ही बनी है। पहले 65 ईयर्स में उन्होंने सिर्फ एक बेस बिल्ड किया है कंपाउंडिंग के लिए। एक्चुअल जो कंपाउंडिंग है वो अभी लास्ट 5-10 ईयर्स में बनी। मेजर पार्ट ऑफ हिज वेल्थ इज क्रिएटेड इन लास्ट 5-10 ईयर्स। 65 ईयर्स की तो बात तो छोड़िए, यहाँ पे तो लोग 5-10 साल भी वेट करना नहीं चाहते हैं। सबको ओवरनाइट रिच बनना है, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। रॉबर्ट कियोसाकी की एक और बुक थी, 4 क्वाड्रेंट्स। इन कैश फ्लो क्वाड्रेंट्स में उन्होंने हमें हमारी इनकम जनरेट करने के जो, या हमारे व्यवसाय के, हमारे जो ऑक्यूपेशन है उसके बेसिस के ऊपर 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया है। टॉप लेफ्ट क्वाड्रेंट में है एम्प्लॉइज, जो लोग सैलरीड हैं और जॉब करते हैं, वो आते हैं एम्प्लॉइज की कैटेगरी में। उसके नीचे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में आता है सेल्फ एम्प्लॉयड। ये भी एक तरह से एम्प्लॉयड ही है, लेकिन ये किसी और के नहीं, खुद के एम्प्लॉयज हैं। इसमें आ जाते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, जैसे डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, स्मॉल बिजनेस पर्सन हो गए। टॉप राइट कॉर्नर पे आता है बिजनेसमैन या बिजनेस ओनर। इसमें वो बिजनेसेस आ जाते हैं या वो बिजनेसमैन आते हैं जिन्होंने एक सिस्टम डेवलप कर रखा है और जो दूसरों के टाइम को लीवरेज करते हैं। वो एम्प्लॉयज के टाइम को लीवरेज करते हैं, उनकी सर्विसेज लेते हैं और अपना बिजनेस डेवलप करते हैं और बढ़ाते हैं। बॉटम राइट कॉर्नर में आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो पर्सन है जो दूसरों के बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता है। अब अगर हमें देखना हो कि हम इस क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड पे आते हैं या राइट साइड पे आते हैं, तो अपनी आंखें बंद करके सिर्फ अपने आप से एक सवाल कीजिए कि इफ यू डोंट गो टू द वर्क फॉर 1 डे, फॉर 1 वीक और 1 मंथ, विल यू बी एबल टू जनरेट योर इनकम अनअफेक्टेड? क्या आपकी इनकम को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप 1 महीने तक भी काम पर नहीं जाते? तो अगर उसका आंसर है नहीं पड़ेगा ये फर्क, तो फिर इसका मतलब आप एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हो, आप क्वाड्रेंट के राइट साइड पे हो कहीं पर। और अगर इसका आंसर यस है कि हाँ फर्क पड़ेगा, कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि 1 हफ्ता या 1 महीना मैं अपने काम से दूर रहूं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी आप इस क्वाड्रेंट के राइट साइड पे आ जाएं। उसके लिए सबसे पहली ऑप्शन है बी, बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर बनने के लिए आपको चाहिए कैपिटल, बिजनेस करने के लिए आइडिया, और उस बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए मैनेजमेंट स्किल्स। लेकिन अगर आपके पास ये तीनों चीजें या इन तीनों में से कोई चीज भी अवेलेबल नहीं है तो बिजनेस करना मुश्किल है। तब आपके पास एक ऑप्शन बचती है इन्वेस्टर की। थ्रू इन्वेस्टमेंट आप किसी और के एस्टेब्लिश्ड बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आते हैं हम आज के मेन क्रक्स के ऊपर कि वेल्थ बिल्डिंग का फॉर्मूला क्या है। हियर आर द 9 पॉइंट एक्शन प्लान, एंड बिलीव मी, इफ एनीबडी implements this 9-point action plan, it is eminent that he will end up building a huge wealth for himself as well as for his coming generations. So let's begin. For ultimate financial well-being of every individual and family, these 9 points are very, very crucial and must be implemented. First one is buy a term insurance policy. टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को बाय करना बहुत ही जरूरी है, जिसे हम कहते हैं कि प्योर रिस्क कवरेज इंश्योरेंस।
अब टर्म प्लान को सबसे पहले बाय करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हमने किसी भी तरह का अपना फ्यूचर फाइनेंशियल जो है वो प्लान किया, तो लेकिन हमें कुछ हो गया, तो वो प्लान वहीं पर रह जाएगा और कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो टर्म प्लान लेना बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि हम रहें ना रहें, लेकिन हमने जो फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए जो प्लानिंग की है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, डिसरप्ट नहीं होनी चाहिए। टर्म प्लान सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हमारी फैमिली के लिए है और किसी भी तरह के प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए नहीं है। सेकेंड थिंग इज बाय अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को बाय करना भी इसीलिए ज्यादा जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द सेकेंड मेजर फैक्टर दैट कुड अफेक्ट आवर फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर खुदा न खास्ता अनफॉर्चुनेटली हमें कोई क्रिटिकल डिजीज हो जाता है या मेजर हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती है, जहां पर हमें 1 2 3 साल की इनकम जो है वो हॉस्पिटल के बिल सेटल करने के लिए देनी पड़ जाती है, तो हमारा जो फाइनेंशियल प्लान है वो डिसरप्ट हो सकता है। हमारे जो फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने का प्रोसेस है वो डिले हो सकता है या डिसरप्ट हो सकता है। सो हेल्थ इंश्योरेंस लेना भी उतना ही जरूरी है। थर्ड थिंग इज लर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट्स। बिफोर स्टार्टिंग टू इन्वेस्ट, first gain knowledge about investments. Gain knowledge what are the various options available and how they work, what are the risks involved, how kind of returns they could generate. Fourth thing is park aside an emergency fund. एक्चुअली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले एक emergency fund जरूर क्रिएट करें, and ideally this emergency fund should be 6 times to 12 times of your monthly income. वैसे ये इमरजेंसी फंड और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि आपकी जॉब रिलेटिवली कितनी सिक्योर है। इन केस ऑफ अ जॉबलेस, हाउ क्विकली यू विल गेट अनदर जॉब, और इज योर जॉब द ओनली सोर्स ऑफ इनकम। ऐसी बहुत सारी चीजें जो वो इमरजेंसी फंड का साइज डिसाइड करती हैं। बट मोटा मोटा एज ए थंब रूल, वी मस्ट हैव 6 months to 12 months ऑफ आर इनकम एज एन इमरजेंसी फंड। और इस इमरजेंसी फंड को सिवाय इमरजेंसीज के हम किसी भी और जगह पर खर्च नहीं करेंगे। वी हैव टू मेक श्योर प्लान फॉर योर शॉर्ट टर्म गोल्स। सबसे पहले अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को एड्रेस करें। शॉर्ट टर्म गोल्स आर विच आर गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 1 2 और 3 years। सबसे पहले उनको एड्रेस करें और उनको एड्रेस करने के लिए जो पैसा है उसे रिलेटिवली सिक्योर इंस्ट्रूमेंट्स में लगाएं जिनमें की वॉलेटिलिटी या रिस्क कम हो, सो दैट कि हमारी वो जो जब जरूरत आए तो हमें इधर उधर ना देखना पड़े और वो पूरी हो जाए। आफ्टर एड्रेसिंग शॉर्ट टर्म गोल्स, देन स्टार्ट इन्वेस्टिंग फॉर रिटायरमेंट। बाकी किसी भी लॉन्ग टर्म गोल को प्लान करने से पहले अपनी रिटायरमेंट जरूर प्लान करें। रिटायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट प्लान है जिसे कि हम लोग ऑफन इग्नोर करते हैं। स्पेशली हमारे इंडियन कल्चर में हमें सिखाया जाता है अपने से पहले फैमिली के लिए जीने को। लेकिन फ्रेंड्स, फैमिली के लिए जीना इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अपने गोल्डन डेज के लिए अरेंज करना वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और परहैप्स उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बाकी सारे लॉन्ग टर्म गोल से पहले अपनी रिटायरमेंट प्लान करें। आफ्टर दैट प्लान फॉर योर लॉन्ग टर्म गोल्स। उसके बाद अपने बाकी जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, चाहे वो किड्स की एजुकेशन है, चाहे वो किड्स की मैरिज के लिए है, चाहे वो घर बाय करने के लिए है, और चाहे वो अपनी रिटायरमेंट के लिए है, वेकेशंस के लिए है, या किसी भी तरह का कोई लॉन्ग टर्म गोल है जिसकी कि हमें लंबे समय में जाकर जरूरत पड़ने वाली है, उनको प्लान करेंगे। उसके बाद गेट योर नॉमिनेशंस इन ऑर्डर, प्रिपेयर अ विल। फ्रेंड्स, we do all these processes for our family only, to make their lives easy and beautiful and financially comfortable. So for that, it is very important that in case of any unforeseen incident, they get the money which is saved for them only. So place the nominations properly and write a will. This is a misconception that only a person should make a will in his old age. No friends, no. Mishappening could happen anytime. It can happen anytime. हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है।
तो विल जरूर बनाकर रखनी चाहिए और टाइम टू टाइम अगर जरूरत पड़े तो इसे रिव्यू भी करते रहना चाहिए। पार्टिसिपेट एंड टेक चार्ज इन मनी मैटर। सो फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है कि हम पार्टिसिपेट करें और अपने मनी मैटर्स का चार्ज हम खुद लें। अगर ये सारे के सारे एक्शंस हम खुद ले सकते हैं अपने आप, जिसे हम कहते हैं डू इट योर सेल्फ DIY, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम नहीं ले सकते तो हमें किसी एक्सपर्ट की चाहे हेल्प लेनी पड़े, लेकिन उस हेल्प लेने के बावजूद भी हमें खुद पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। हमें लॉजिकली समझना बहुत जरूरी है कि अगर हमें कोई चीज रिकमेंड की गई है तो वो क्यों की गई है, और अल्टीमेटली उस पैसे का जो चार्ज है वो हमारे पास रहना चाहिए। एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर या एक्सपर्ट भी हमेशा वो यही करेगा कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो अपना रेप्लिका बना देगा आपको, अपनी ही कॉपी बना देगा आपको। उसका पर्पज सिर्फ आपको गाइड करना नहीं है, उसका पर्पज आपको फाइनेंशियली अवेयर करना है। सो आफ्टर अ सर्टेन टाइम, अगर वो आपका अच्छा एडवाइजर या एक्सपर्ट है, धीरे धीरे वो आपको इस काबिल बना देगा कि आप खुद ही अपने फाइनेंशियल मैटर्स को मैनेज कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, मोस्टली हम लोगों के जो फाइनेंशियल ड्रीम्स होते हैं वो यही होते हैं कॉमनली। इन्वेस्टिंग कैन हेल्प यू रियलाइज योर गोल्स इन लाइफ। Most commonly, these are our financial goals. Buying your dream house, providing a good education to your children, having a happy retirement. Mostly यही है। इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं या होते हैं, लेकिन ये तीन वो मोस्ट कॉमन गोल्स हैं जो ऑलमोस्ट हर इंसान के होते हैं। सो ये बड़ा ही ब्यूटीफुल एक एड है, वॉकिंग टॉल। इसमें वो कहता है कि योर सेविंग, believe it or not, affect the way you stand, the way you walk, the tone of your voice. In short, your physical well-being and self-confidence. फ्रेंड्स, जब हमारे पास पैसा आ जाता है ना, तो हमारा चलने का अंदाज ही बदल जाता है। हमारी छाती ऐसे तन जाती है, हमारी आवाज में कॉन्फिडेंस आ जाता है, और ये फैक्ट है। और हम में से आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ अस वुड हैव experienced it at some point of time. If you don't need money for college or home or retirement, then save for self-confidence. The state of your savings does have a lot to do with how tall you walk. अगर आपको लगता है कि आपका और कोई फाइनेंशियल गोल नहीं है, कॉलेज के लिए पैसे नहीं चाहिए, घर के लिए पैसे नहीं चाहिए, रिटायरमेंट के लिए पैसे नहीं चाहिए, तो फिर भी आप पैसे इकट्ठे कीजिए सिर्फ अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि कितना तनकर प्राइड के साथ आप चल सकते हैं। और कुछ नहीं तो कम से कम सोसाइटी के काम ही हम आएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली देखा गया है कि एक कॉमन जो फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस है उसके ये कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें से कुछ हद तक हमने डिस्कस भी किए हैं, लेकिन एक छोटी सी हम इसके ऊपर नजर मार लेते हैं। ये 1 पेज फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले प्रोटेक्शन आती है, लाइफ इंश्योरेंस जिसकी इंपॉर्टेंस हम डिस्कस कर चुके हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बाद होम और मोटर इंश्योरेंस। सबसे पहले हमें इन चीजों को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, अपनी लाइफ को, हेल्थ इंश्योरेंस को लेने की जरूरत है और मोटर या होम इंश्योरेंस लेने की जरूरत है। उसके बाद पेइंग ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स एंड अदर एक्सपेंसिव लोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले अपने जो एक्सपेंसिव लोन्स हैं उनको खत्म करें। द लोन्स ऑन विच वी आर पेइंग हाई या हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट मस्ट बी स्केयर्ड ऑफ ऑन प्रायोरिटी बेसिस। Make sure that you pay the credit card bills on time, because the overdue credit card bills attract a very higher rate of interest. Sometimes it is around 36 to 48% annually. So it may prove to be catastrophic for our financial life. So please, first of all, अपने क्रेडिट कार्ड्स के या जो और एक्सपेंसिव जो लोन्स हैं उनको सबसे पहले खत्म करें। सेविंग्स, जैसा पहले भी कहा कि इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स के लिए एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करें, क्रिएट एन इमरजेंसी फंड फॉर इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स। शॉर्ट टर्म गोल्स, वैकेशन प्लानिंग एटसेट्रा मस्ट बी एड्रेस्ड फर्स्ट ऑफ ऑल।
After that, we must look upon growth of our wealth or our capital or our money. For our relatively longer goals like retirement planning, children education, house purchase, other goal-based plannings, we must look for growth options, which are way above the savings. Savings could only protect your capital. They don't grow your capital. For that, you have to look upon the growth options for investment options. आफ्टर दैट मेकिंग अ विल, पहले भी डिस्कस किया है कि सारी जिंदगी हम जिनके लिए काम करते हैं हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जिनके लिए पैसा रखा गया है उनको पास ऑन भी सही तरीके से हो. फॉर दैट इट इज वेरी इसेंशियल टू मेक अ विल. कीपिंग द फैमिली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जिनके लिए हम सब कुछ करते हैं, मेक श्योर दैट देयर इन्वॉल्वमेंट इज देयर. They are involved in the entire process. They know where the policies are kept, where the documents are kept, how we are going to save, how we are going to create wealth, how we are going to invest, where is the will kept, who will be the executor. All these things must be in the knowledge of our family. Hire a good advisor if required. पहले भी हमने कहा कि अगर आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज है, आप कॉन्फिडेंट हैं कि आई एम फाइनेंशियली self-sufficient in terms of financial education, then you can do it yourself. If not, then do hire a coach or a financial coach or a financial advisor or a financial expert. Review it once a year. So ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन अक्सर आता है कि किस फ्रीक्वेंसी पे हमें अपने फाइनेंशियल प्लान को रिव्यू करना चाहिए. नॉर्मली देखा गया कि पीपल स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड दे स्टार्ट मॉनिटरिंग देयर इन्वेस्टमेंट्स ऑन अ डेली बेसिस और अ वीकली बेसिस. इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड. वंस और ट्वाइस इन अ ईयर reviewing your financial plan is more than sufficient, and that is very essential also, because we have to keep an eye that whether we are on track or not, and sometimes our financial requirements, financial needs, financial liabilities keep on changing with the passage of time. So साल में एक रिव्यू करना बहुत जरूरी है. तो भी कर सकते हैं हम अपनी नीड टू, अकॉर्डिंग टू आवर नीड. सो फ्रेंड्स, लाइफ पॉजिटिव और नेगेटिव का एक मिक्सचर. लाइफ स्टेजेस आएंगी जिसमें हमें ज़रूरत रहती है, जैसे एजुकेशन हो गया, बेटर जॉब हो गया, मैरिज, चिल्ड्रन, वेल्थ क्रिएशन, रिटायरमेंट, ये सारी स्टेजेस आएंगी. उनको डिसरप्ट करने के लिए बहुत सारे इंसिडेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे प्रीमेच्योर डेथ, लॉस ऑफ जॉब, एक्सीडेंट एंड डिसेबिलिटी, क्रिटिकल इलनेस और अनप्लान्ड रिटायरमेंट. सो इन पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स में से हमें पॉजिटिव्स को, इस चीज को बैलेंस करने के लिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की या इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है. ये डिफरेंट लाइफ स्टेजेस हैं एक इन्वेस्टर की. जो बिल्कुल यंग इंडिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, जिनकी अभी अभी सपोज कीजिए जॉब लगी है, दे हैव लिमिटेड इनकम but most of their income is consumed and they have very little savings. When that young person gets married, income has increased, but so does his consumption, his or her consumption. A little bit of savings also increased. In the middle age, perhaps he or she is at the peak of his or her career, and they are making most of the income in this period. Consumption is there and savings are also at their best. And last stage is retirement stage. There is no income, no savings, but only consumption. And most importantly, all individuals have a finite period for their investment goals. एक limited period मिलेगा हमें हर एक गोल को प्लान करने के लिए. तो ये समझना बहुत जरूरी है
जिस टाइम पे हमारी लायबिलिटीज कम है, अगर उस टाइम से ही हम अपनी ये हैबिट बना लेंगे इन्वेस्टिंग, रेगुलर इन्वेस्टिंग को, तो इट विल बी मच मच इजियर फॉर अस. लेट्स सी हाउ. सो ये एक एग्जांपल है स्टार्टिंग अर्ली के लिए, अर्ली स्टार्ट करने के लिए. लेट टाइम एंड कंपाउंडिंग वर्क फॉर यू, कि कंपाउंडिंग और जो टाइम है वो हमारे लिए कैसे काम करता है. बी द फर्स्ट टू टेक द फर्स्ट स्टेप, स्टार्ट अर्ली. यहां पे हमने एग्जांपल लिया है दो पर्सन का, एक मिस्टर एक्स है और एक मिस्टर वाई है. मिस्टर एक्स की एज 25 है, मिस्टर वाई की एज 40 ईयर्स है. मिस्टर एक्स का इन्वेस्टमेंट पीरियड है 11 साल, मिस्टर वाई का इन्वेस्टमेंट पीरियड है 21 साल, 21 ईयर्स. मिस्टर एक्स ने जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉप कर दी 35 ईयर्स एज पे, और मिस्टर वाई ने अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखी 60 ईयर्स ऑफ एज तक. मिस्टर एक्स 5000 पर मंथ सेव कर रहा है. मिस्टर वाई ने सोचा क्योंकि वो मिस्टर एक्स से ऑलमोस्ट 15 साल लेट है, इसलिए उसने 15,000 रुपए से स्टार्ट किया, यानी मिस्टर एक्स से ऑलमोस्ट 3 टाइम उसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की. नाउ लेट्स सी द इंपैक्ट. एक्स ने 11 साल के पीरियड में 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से पे किए 6.6 लाख, ऑलमोस्ट 6,60,000 रुपए. और 60 पे जब वो रिटायर होने वाला था तो उसका कॉर्पस था, या उसने जो वेल्थ क्रिएट की, जो पैसा इकट्ठा किया, वो था 4,80,00,000 रुपए, 4.8 CR. वहीं मिस्टर वाई जो कि 15,000 रुपए पर मंथ पे कर रहा था और उसने 60 की एज तक लगातार 21 साल तक पैसे पे किए, उसने अमाउंट जो इन्वेस्ट किया वो था 37,80,000 रुपए, और उसका जो कॉर्पस बना वो बना सिर्फ 2,18,00,000 रुपए, 2.18 CR. मिस्टर एक्स ने सिर्फ 6 लाख इन्वेस्ट किए, 6.5 लाख इन्वेस्ट किए. मिस्टर वाई ने लगभग 38 लाख इन्वेस्ट करने पड़े उसको, क्योंकि वो लेट था. मिस्टर एक्स की वेल्थ बनी 4.8 करोड़, मिस्टर वाई की वेल्थ बनी 2.18 CR, हाफ से भी कम. सो स्टार्टिंग अर्ली इज दैट मच इंपॉर्टेंट. कॉस्ट ऑफ डिले कैन बी डिवास्टेटिंग. अगर हम किसी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को डिले करते हैं तो उसकी जो हमें कॉस्ट पे करनी पड़ती है, उसका जो हमें कीमत चुकानी पड़ती है, वो डिवास्टेटिंग हो सकती है, कैटास्ट्रोफिक हो सकती है. आइए देखते हैं. तो कॉस्ट ऑफ डिले ये कैलकुलेटर है, तो इसके थ्रू हम देखेंगे कि अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिले करते हैं तो हमें उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है. सपोज कीजिए कि हमारी उम्र 25 साल है और हम हर साल 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, 12% की हमें रिटर्न आती है, और हम अपनी 60 की एज तक ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं. दैट मीन्स 35 साल तक हम 1,00,000 रुपया हर साल दे रहे हैं. तो 12% रिटर्न के हिसाब से जब हम 60 साल के होंगे तो हमारे पास होंगे 4 करोड़ ऑलमोस्ट 80 लाख रुपए, 4 करोड़ 81 लाख समथिंग होंगे हमारे पास. लेकिन अब अगर हम सिर्फ एक साल से ये डिसीजन अपना लेट कर देते हैं ना, कि हम आज नहीं करते, 25 पे नहीं 26 से स्टार्ट करते हैं, तो हमारा जो नुकसान होगा वो होगा 52,52,000 रुपीज का. इतने पैसे हमारे कम बनेंगे सिर्फ एक साल ना इन्वेस्ट करने, या एक साल लेट इन्वेस्ट करने. 35 की बजाय हमने सिर्फ 34 साल दिए हैं उस पैसे को कंपाउंड होने के लिए. इन्वेस्ट हमें करना था 1,00,000 रुपया, हमने उस 1,00,000 को 25 पे नहीं इन्वेस्ट किया, 26 से स्टार्ट किया, सिर्फ एक साल लेट किया, तो उस 1,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट को सिर्फ एक साल लेट करने से 12% रिटर्न के हिसाब से हमें 52,52,000 रुपीज कम बने हमारे. अब यही सेम एग्जांपल में हम लेते हैं कि अगर एक की बजाय हमने इस डिसीजन को 3 साल लेट कर दिया, अगर हमने 3 साल, सपोज कीजिए कि 25 पे नहीं स्टार्ट किया, हमने 25 की बजाय हमने 28 पे जाके स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे हमारी जो वेल्थ है वो 1,41,00,000 रुपए कम बनेगी, यानी कि 29% हमारी वेल्थ कम बनेगी. हमने 35 की बजाय 32 साल का टाइम दिया उसको कंपाउंड होने के लिए, और उससे हमारी 30% ऑलमोस्ट वेल्थ कम बनी. तो ये हमने कीमत अदा की अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को डिले करने की.
और यही कहीं अगर हम इसको 6 साल डिले कर देते हैं कि 25 की बजाय मैं 31 में जाके इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता हूं, तो ऑलमोस्ट 50% मेरी वेल्थ उड़ गई मेरी। लेट तो मैंने सिर्फ 6 साल ही किया था, लेकिन जो मेरी एक्चुअल वेल्थ बनती अगर मैं 25 में ही स्टार्ट कर देता तो वो बनती 4 करोड़ 81 लाख, लेकिन यहां पर वो वेल्थ बनी सिर्फ 2 करोड़ 41 लाख। सॉरी, 2 करोड़ 41 लाख से कम बनेगी वो वेल्थ। ये मेरा लॉस होगा, ऑलमोस्ट 50% लॉस हो गया। सो स्टार्टिंग अर्ली इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप यहां से खुद ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं। द वेल्थ क्रिएशन फॉर्मूला, ये वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है। इसमें अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 1 प्लस आर, रेट ऑफ रिटर्न जो हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न है अपनी इन्वेस्टमेंट से, डिवाइडेड बाय 100, ब्रैकेट बंद है, और रेज टू द पावर टी, टी मींस टाइम, कितना टाइम हम उस इन्वेस्टमेंट को देते हैं। अब ये कॉमन चीज है कि इन्वेस्टर्स मोस्टली फोकस करते हैं आर के ऊपर, रिटर्न के ऊपर, कि हमें रिटर्न कितनी मिलेगी, जबकि करना हमें किस चीज पे चाहिए, जिसको हम इग्नोर करते हैं, दैट इज टाइम। टाइम को हम इग्नोर कर देते हैं। रिटर्न काम करती है नो डाउट, लेकिन रिटर्न से भी ज्यादा काम करता है टाइम। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में भी देखा है कि सिर्फ 6 साल डिले करने से हमारी 50% वेल्थ कम बनती है। एक्चुअल में ये कंपाउंडिंग जो है वो टाइम ही करता है, और टाइम के ऊपर फोकस कीजिए, रिटर्न के ऊपर फोकस नहीं कीजिए। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग की एक और एग्जांपल है। इसमें मोटा मोटा ये दिखाया गया है कि 1 करोड़ रुपया बनने में पहले लगे हैं लगभग 9 दशमलव कुछ साल। 1 करोड़ से 2 करोड़ होने में सिर्फ 2 साल कुछ महीने लगे हैं, और धीरे धीरे अगला 1 करोड़ बनने में और कम टाइम लगता है, और उससे अगला 1 करोड़ रुपया बनने में और भी कम समय लगता है। कहने का भाव ये है कि कंपाउंडिंग जो आपकी है वो ऑलमोस्ट 10-12 साल बाद एक्चुअल में काम करना शुरू करती है, और उस टाइम से आपकी मासिव वेल्थ जो है वो बिल्ड होनी शुरू होती है। सो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंपाउंडिंग के लिए टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। He who understands it earns it, he who doesn't pays it। एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो एट्थ वंडर है इस वर्ल्ड का, वो इस दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इस चीज को समझ गया वो इससे लाभ लेता है, और जो इस चीज को नहीं समझ पाया वो इसका नुकसान उठाता है। दिस इज अनदर स्लाइड विच इज शोइंग लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, अ टाइम बॉम्ब। जिस चीज को हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, इन्फ्लेशन, महंगाई को हम इग्नोर कर देते हैं। ये दिखाया गया कि 5 साल पहले हम जो ऑर्डिनरी शूज हैं वो 500 रुपए के लेते थे, आज हम ब्रांडेड शूज लेते हैं 5000 रुपए। अगर इंक्रीज देखो परसेंटेज वाइज तो 1000 गुना ज्यादा पैसे हम खर्च कर रहे हैं शूज के एक पेयर के ऊपर। वो भी शूज ही थे, ये भी शूज ही हैं। फर्क सिर्फ ये है कि अब हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि हम ब्रांडेड शूज पहनने लगे हैं। टाइटन की वॉच 1500 रुपए में आ जाती थी, आज टॉमी हिलफिगर की आती है 7500 रुपए की, ऑलमोस्ट 500% का इंक्रीज। रेस्टोरेंट में हम खाना खाते थे 5 साल पहले 1000 रुपए में हो जाता था, आज फाइन डाइनिंग करते हैं तो 5000 रुपए लग जाते हैं एक फैमिली के। 400% का इंक्रीज है। मेडिसिन पहले 500 रुपए की आ जाती थी, आज तो कोई लिमिट ही नहीं रही, कितना भी खर्चा हो सकता है। स्कूल फीस पहले हम 50,000 दे रहे थे, आज हम 5 लाख फीस पे कर रहे हैं साल की। 1000% जो है इंक्रीज है उसमें। नॉर्मल मोबाइल हम रखते थे नोकिया के, बटन्स वाले मोबाइल होते थे, 3000 में ही आ जाता था। आज सबको एप्पल आईफोन चाहिए। अगर एप्पल 14 की भी हम कॉस्ट देखें तो आज की रेट में भी ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास है। और 15 और 16 की बात करेंगे, 16 इज अबाउट टू लॉन्च, तो कहना ही क्या। अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि इन्फ्लेशन किस पेस से बढ़ी है। स्कूटर या मोटरसाइकिल 5 साल पहले 50,000 का आ जाता है, आज हमें सिडान कार चाहिए जो कि 25 लाख की आती है। 2 BHK, अगर हम क्लब्स, आज हमें 2 BHK चाहिए विद जो प्रायोरिटी क्लब्स वगैरह के साथ, जिसका कि कोई कंपैरिजन है ही नहीं। आज हम मैरिज पे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, फॉरेन वेकेशंस पे जाना शुरू हो गए हैं, इन्फ्लेशन मल्टीप्लाई हो गई है।
उसको अगर हम अपने घर के 5 मेंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो अंदाजा लगा सकते हैं। मेड, वॉशिंग मशीन, ड्राइवर, कार, इन सब चीज़ों के ऊपर जो खर्च होने वाला जो हमारा खर्चा है मंथली, वो किस तरीके से बढ़ा है, हम इसका अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। जो इन्फ्लेशन हमें दिखाई जाती है, सीपीआई, उसको अगर आप देखोगे तो वो डाटा आता है अराउंड 6% 7% ऑन एन एवरेज एनुअली। लेकिन उससे कहीं ज्यादा है ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, जो चीजें हमने ऊपर देखी जिनके ऊपर हम पैसा खर्च कर रहे हैं। और इसमें से कोई भी चीज हमने ऐसी नहीं ली है जिसे हम लोग यूज नहीं करते। ये कॉमन फैमिली में ये चीजें यूज होती हैं। ये एक छोटा सा और एग्जाम्पल है इन्वेस्टमेंट का कि एसआईपी के थ्रू हम जो पैसा इकट्ठा करते हैं। प्यासे कौवे की, थर्स्टी क्रो की स्टोरी हम सब ने सुनी है। एवरी लिटिल बिट एड्स अप। थोड़ा 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 करके हम अमाउंट डालते जाते हैं तो वो इवेंचुअली पानी को ऊपर ले आता है या वो एक पॉन्ड बन जाता है। डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं जिसमें से इक्विटी एक है, डेट है, कैश या लिक्विड है, गोल्ड है, प्रॉपर्टी है। ये सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास जहां पे हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इनमें से अगर आप देखोगे तो डेट या जो एफडी है वो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए सूटेबल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगी। कैश या लिक्विड एसेट्स हैं, ये आपके इमरजेंसीज को मीट करने के लिए ओके हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ओके नहीं है। गोल्ड है, गोल्ड नो डाउट कि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज जरूर है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स ये भी जनरेट नहीं करेगा। प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ दे सकती है, रेगुलर इनकम भी दे सकती है एट प्रेजेंट, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है लिक्विडिटी। इसको आप लिक्विडेट करना चाहें तो इतनी आसानी से नहीं होगी। ये डिपेंड करेगा उस टाइम पे अवेलेबल कस्टमर अवेलेबल है कि नहीं है, बायर अवेलेबल है कि नहीं है। सो व्हाट डिटर्मिन्स एसेट एलोकेशन? वो क्या चीजें हैं जो हमारी एसेट एलोकेशन को डिटर्मिन करती हैं, निश्चित निर्धारित करती हैं? रिक्वायर्ड रिटर्न फॉर अ गोल, कि हमें किसी गोल के लिए रिटर्न कितनी चाहिए। सपोज कीजिए कि मुझे 10 साल बाद कुछ पैसे चाहिए और आज मेरे पास उसका काफी सारा अमाउंट मेरे पास है, या हम यूं कह लें कि मेरे पास उस पैसे का इंतजाम है, मुझे सिर्फ उस पैसे को प्रोटेक्ट ही करना है, सेव ही करना है, बढ़ाने की मेरे को जरूरत नहीं। तो अगर हम उस पैसे को सेविंग या एफडी में भी रख देंगे तो भी शायद हमारा काम चल जाए। तो एसेट क्लास कैसे डिसाइड होगी, डिटर्मिन होगी, कैसे निर्धारित होगी कि हमें उस पैसे के ऊपर रिटर्न कितनी चाहिए। जितनी ज्यादा रिटर्न चाहिए होगी उसके लिए हमें ऑप्शन सोचने की जरूरत पड़ेगी। अगर हमारा 6-7% से काम चल जाता है तो हम उसे डेट या फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं। अगर हमारा 2.5-3% से ही काम चलता है तो हम उसे सेविंग्स में भी रख सकते हैं। इसी तरह नीड फॉर लिक्विडिटी, इन बिटवीन उस पैसे की जरूरत पड़ सकती है क्या हमें उसमें से कुछ पार्ट निकालना पड़ सकता है, जब हमें पैसा चाहिए होगा तब हमें वो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। ये भी निर्धारित करता है कि हमें कौन सी एसेट क्लास में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद है रिस्क प्रेफरेंस, कि हमें रिस्क लेना है या नहीं लेना है। अगर हमें रिस्क नहीं लेना है तो हमें ये मन में मान के ही चलना पड़ेगा कि उसकी भी हमें कुछ ना कुछ कीमत अदा करनी पड़ेगी। अगर हम रिस्क नहीं लेते हैं तो इन्फ्लेशन जो बढ़ता हुआ प्राइस है वो तो हमें अफेक्ट करेगा ही, लेकिन इन चीजों को समझना बहुत जरूरी होगा हमारे लिए। उसके बाद है इन्वेस्टिंग होराइजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिटरमिन करने के लिए एसेट एलोकेशन। अगर आपको पैसा अगले साल ही चाहिए तो उसको आप इक्विटी में डाल देते हो या रियल एस्टेट में डाल देते हो तो वो गलत होगा। उस पैसे को आपको लिक्विड में या उसकी एफडी फिक्स डिपॉजिट ही करवाना चाहिए या लिक्विड में ही रखना चाहिए। इसी तरह अगर आपका कोई पैसा है जो आपको अभी 10 साल 15 साल नहीं जरूरत है, उसको आप सेविंग्स में ही पड़ा रहने देते हो तो वो भी गलत होगा। सो इन्वेस्टमेंट का जो टाइम होराइजन है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये डिटर्मिन करने में कि आपको किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए। इंडियन जो इक्विटीज हैं इन्होंने आउट परफॉर्म किया है सारी ही बाकी की एसेट क्लासेस को। अगर मोटा मोटा हम देखें तो इंडिया के जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने आपकी वेल्थ को पिछले 20 साल में ऑलमोस्ट 16 गुना किया है।
यही चीज अगर हम देखें यूएस के इक्विटी फंड्स ने, तो उन्होंने 12.8 गुना किया है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ने 11 गुना किया है आपके पैसे को पिछले 20 साल में। रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट ने ऑलमोस्ट 5 गुना किया है आपके पैसे को। अगर डेट की या इक्विटी की बात करें तो उसने 4 गुना किया है आपके पैसे को पिछले 20 साल। सो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लंबे टाइम के लिए बाकी सारी एसेट क्लासेस से जो इक्विटी है या शेयर्स हैं वो ज्यादा रिटर्न देते हैं। अब अगर हम इंडियन इक्विटीज की लॉन्ग टर्म स्टोरी देखें तो अगर सिर्फ सेंसेक्स की भी बात करें तो पिछले 33 साल में उसने 13.9% की हमें एनुअलाइज कंपाउंडेड ग्रोथ दी है और हमारे पैसे को 81 गुना किया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इक्विटी मार्केट्स विटनेस 10 to 20% टेम्परेरी डिक्लाइंस ऑलमोस्ट एवरी ईयर। लगभग हर साल जो इक्विटी मार्केट है वो 10 से 20% गिरी है, टेम्परेरी गिरी है, उसके बाद फिर राइज भी हो गई है लेकिन गिरी तो है। तो इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली ये बात है कि पिछले 44 साल में सिर्फ 4 साल ऐसे थे जिन सालों में इक्विटी मार्केट 10% से कम गिरी है, नहीं तो 10% तो हर साल गिरी ही गिरी है। इस चीज को समझना इसलिए जरूरी है कि जहां पर भी हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि वो पैसा टेम्परेरी तौर पे कम भी हो सकता है, हमारे कैपिटल से भी कम हो सकता है वो पैसा। जो रिस्क इन्वॉल्व है उनको समझना बहुत जरूरी है। सो ये स्लाइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बावजूद भी मार्केट ने नो डाउट की 13.9% की हमें रिटर्न दी है, ऑलमोस्ट 14% की रिटर्न दी है, लेकिन उस रिटर्न को लेने के लिए जो प्राइस पे करना पड़ा है वो है ये वॉलेटिलिटी कि मार्केट गिरेगी भी, फिर इंप्रूव होगी, फिर गिरेगी। सिंपल मंत्राज फॉर एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन के लिए जो मंत्रा है सिंपल वो है इक्विटीज क्रिएट वेल्थ। जैसा कि हमने पिछली 2 स्लाइड्स में देखा, इक्विटी ने ऑलमोस्ट पिछले 20 साल में 16 गुना वेल्थ को किया है, तो इक्विटीज कैन क्रिएट वेल्थ, उनमें ये पावर है वेल्थ को क्रिएट करने की। गोल्ड इज फॉर ऑर्नामेंट्स। गोल्ड सिर्फ इन्फ्लेशन को ही बीट कर पाता है, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज है, लेकिन हम यही कहेंगे कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, वो ऑर्नामेंट्स के लिए। इंश्योरेंस इज फॉर प्रोटेक्शन। इंश्योरेंस जो है वो प्रोटेक्शन के लिए है, ना कि किसी तरह की प्रॉफिट मेकिंग के लिए। फिक्स्ड इनकम इज फॉर शॉर्ट टर्म एंड रेगुलर इनकम। फिक्स्ड इनकम में आप जाइए सिर्फ अगर आपको उसमें से रेगुलर इनकम चाहिए या आपको आपका गोल बहुत ही शॉर्ट टर्म है, सिर्फ 1 साल 2 साल में ही आपको पैसे चाहिए, तो उसके लिए फिक्स्ड इनकम है। रियल एस्टेट इज फॉर अ होम ऑफिस। घर या ऑफिस के लिए रियल एस्टेट लीजिए। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिक्विडिटी अगर आप देखेंगे तो इसमें बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं रहती है। सिंपल रूल्स मेक द एंटायर प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग इजियर। ये सिंपल रूल जो इंटायर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है उसको इजी बनाते हैं अगर हम इनको ठीक से समझ गए तो। डू इट योरसेल्फ वर्सेस प्रोफेशनल। अब ये एक छोटा सा चार्ट बनाया गया है। आपका इंटरेस्ट है, आपके पास टाइम है, आपको नॉलेज है, तो आपको किसी भी एडवाइजर की या म्यूचुअल फंड की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा स्टॉक्स पिक कर सकते हैं। अगर इनमें से किसी भी चीज का जवाब नो है, आपका इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों में, या आपके पास टाइम नहीं है इन चीजों को मैनेज करने के लिए, या आपको नॉलेज नहीं है, अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर नो है, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड जो है वो बेस्ट रूट है। वहां पे आपसे एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट फीस चार्ज की जाती है, लेकिन आपके बिहाफ पे प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स उस पैसे को मैनेज करते हैं। लगेगा वो पैसा इक्विटी में ही, स्टॉक्स में ही, लेकिन वो आप डायरेक्ट स्टॉक्स ना लेके आपके बिहाफ पे फंड मैनेजर लेगा, और वो बड़ा ही रिसर्च बेस्ड और इन्फॉर्म डिसीजन होगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया गया है क्योंकि ये इंडस्ट्री का वन ऑफ द ओल्डेस्ट फंड्स है, इसलिए हमने ये फंड लिया है। अदरवाइज हम इस फंड को अकेले प्रमोट नहीं कर रहे हैं, और भी बहुत सारे अच्छे फंड्स होंगे इंडस्ट्री में। सो हमारा पर्पस इस फंड को प्रमोट करना नहीं है, यहाँ सिर्फ ये एज ए केस स्टडी यूज किया गया है। निपॉन का जो फंड है ये 95 में लॉन्च हुआ था। इसका जो पहला, सपोज कीजिए किसी ने उस टाइम पे अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता,
तो 25 साल में वो 1 लाख के 1.5 करोड़ बने थे उसके, जो कि 150 गुना हो गए उसके। तो आज अगर आप देखोगे तो हमने ये लेटेस्ट नैव ली है 29 अगस्त की। 29 अगस्त को इस फंड की जो नैव है वो 4085, यानी उस 1 लाख के ऑलमोस्ट 4 करोड़ बन गए उसके। तो ये डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर हमने ये देखा कि किस तरह से कंपाउंडिंग ने काम किया, कि पहले 1 करोड़ को बनने में कितना टाइम लगा और उसके बाद कितनी जल्दी 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 ये पैसे बनते गए। ये भी सेम केस स्टडी कंटिन्यूड है। आप ये मत देखिए कि आज वो 1 लाख का 4 करोड़ रुपए बन गए हैं, लेकिन उस 1 लाख से 4 करोड़ बनने में जो जर्नी रही है 1995 से लेकर 2019 तक की, वो यहाँ दिखाई गई है। उसमें कितनी बार ये फंड कितने परसेंट गिरा, कई सालों में, एक साल में तो इवन 56% के पास इस फंड में फॉल आया। 21% गिरा, कभी 18% गिरा, कभी 40% गिरा। सो ये वॉलेटिलिटी तो रहेगी। कई साल ऐसे आए बीच में जिसमें की ग्रोथ बहुत कम रही, लेकिन जिसने पेशेंस रखी और कंपाउंड होने को टाइम दिया, उसने डेफिनेटली वेल्थ जनरेट की इस फंड से। रिलायंस ग्रोथ फंड को ही एज ए केस स्टडी देखते हुए हम आगे देखते हैं कि इसमें 3.5 साल का एक पीरियड ऐसा आया जब कोई रिटर्न नहीं बनी थी। ऑलमोस्ट 1999 से लेके 2002 तक का एक 3.5 साल का टाइम था जबकि इस फंड ने 0 रिटर्न दी, कोई रिटर्न जनरेट नहीं। उसके बाद 2007 से लेकर 2000 लगभग 14 के आसपास का एक 6 साल का पीरियड आया जिसमें इस फंड ने कोई रिटर्न जनरेट नहीं की, बिल्कुल फ्लैट रिटर्न जनरेट की, ऑलमोस्ट 0 या नेग्लिजिबल रिटर्न जनरेट की। सो इस तरह का स्टैग्नेंट पीरियड भी आपको देखने को मिल सकता है। और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो 2008 के पास एक साल में ही ये फंड 50% गिर भी गया था। तो उस टाइम पे अगर आपकी वैल्यू होती 2 लाख तो वो 1 लाख ही रह गई थी। मोर देन 50% फॉल हो गया था एक ही साल में। सो ये जो चीजें हैं ये बहुत जरूरी हैं समझने के लिए कि इक्विटी किस तरह से बिहेव करती है। कई बार बीच में कई पैचेस ऐसे आएंगे जब आपको लगेगा कि आपका फंड नहीं चल रहा है, परफॉर्म नहीं कर रहा है, स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। कई बार वो मार्केट गिरेगी भी, वो कोई न्यूज से ट्रिगर हो सकती है या कोविड जैसा कोई इंसिडेंट हो सकता है। तो कई बार ये पीरियड 6-6 साल तक भी स्ट्रेच हो सकता है कि आपके रिटर्न नहीं जनरेट हो रही है। लेकिन अगर आपने पेशेंस रखी है तो अल्टीमेटली आप वेल्थ जनरेट करोगे ही करोगे, क्योंकि कंपाउंडिंग के लिए टाइम चाहिए, पेशेंस चाहिए, ये समझना जरूरी है। अब यहां पर वो कहता है कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स और इन्वेस्टर रिटर्न्स। ये लेफ्ट साइड का जो बड़े वाला बार है वो दिखाता है कि एक फंड ने कितनी रिटर्न्स जनरेट की, लेकिन जो छोटे वाला साथ में बार है वो दिखाता है कि इन्वेस्टर ने कितनी रिटर्न्स जनरेट की। अब इन दोनों के बीच में जो गैप है उसे हम कहते हैं बिहेवियर गैप। वो इन्वेस्टर का बिहेवियर है। अगर हम पिछली केस स्टडी ही लें तो उस फंड में फंड ने तो रिटर्न्स जनरेट किए हैं, आपके 1 लाख के 4 करोड़ बनाए हैं, लेकिन अगर वो इन्वेस्टर जिस टाइम पे 3.5 साल का स्टैग्नेंट पीरियड आया या 6.5 साल का स्टैग्नेंट पीरियड आया, वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाया और पैनिक हो गया और निकल गया उस टाइम पे, तो क्या वो 4 करोड़ तक पहुंचता? शायद कभी भी नहीं। 10, 20, 30 लाख, 1 करोड़ कहीं भी कुछ लेके वो उस टाइम पे निकल गया होता जो उसके फंड की वैल्यू होती, अगर वो अपनी पेशेंस छोड़ देता और कंपाउंड नहीं होने का टाइम देता। सो ये जो गैप है एक फंड की रिटर्न में और इन्वेस्टर की रिटर्न में, दैट इज कॉल्ड बिहेवियर गैप। पेशेंस इज अ वर्च्यू इन इन्वेस्टिंग बट इन शॉर्ट सप्लाई विद मोस्ट। सो धैर्य जो है वो एक ऐसा वरदान है कि जो इन्वेस्टिंग के लिए जरूरी है, लेकिन ये आजकल देखने में बहुत कम मिलता है नहीं लोगों में पेशेंस। आज लोग इन्वेस्ट करेंगे और वो एक्सपेक्ट करेंगे कि साल 2 साल 3 साल में पैसा डबल होना ही होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। कई बार स्टैग्नेंट पीरियड्स, नॉन परफॉर्मिंग पीरियड्स आएंगे ही हैं। कुछ फंड्स परफॉर्म करेंगे, कुछ नहीं भी करेंगे। सब अलग अलग पीरियड्स के ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हैं। एक ही पीरियड पे सारे फंड्स कभी भी परफॉर्म नहीं करेंगे। इन चीजों को समझना जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क: इन्वेस्टर बिहेवियर, एसेट एलोकेशन, फी एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट, सिक्योरिटी सिलेक्शन एंड टैक्सेस। ये सारी फैक्टर्स हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न को डिसाइड करेंगे। अब इसमें टैक्सेस और जो सिक्योरिटी सिलेक्शन है
इन सब का वेल्थ बिल्डिंग में सिर्फ 10% रोल होता है, और एसेट एलोकेशन और इन्वेस्टर बिहेवियर का जो है 90% रोल है वेल्थ बिल्डिंग में। लेकिन आपने देखा ही होगा कि मैक्सिमम जो फोकस है वो इन्वेस्टर्स का, एक कॉमन इन्वेस्टर का किस चीज पे होता है? वो ऊपर वाली 3 चीजों पे 90% फोकस होता है, नीचे वाले वो सिर्फ 10% ही एसेट एलोकेशन या इन्वेस्टर बिहेवियर को इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि है उल्टा। डिफरेंस इन अप्रोच, नॉर्मल अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच। कॉमन जो पर्सन है या नॉर्मल पर्सन है वो क्या करता है, उसने 1 लाख रुपए कमाए, उसके बाद पता नहीं कितना खर्चा कर रहा है, कितने पैसे उसमें से बचा रहा है कोई आइडिया नहीं, शायद सारे खर्च कर दिए, कुछ भी नहीं बचा, और अगर कुछ खर्च करने के बाद कुछ बचा भी तो उसको सेव किया या नहीं किया, इन्वेस्ट किया या नहीं किया, कुछ पता नहीं। लेकिन जो स्मार्ट अप्रोच है, उसने 1 लाख रुपए अर्न किया, उसमें से सबसे पहले 20,000 रुपए सेव किए, और उसके बाद जो 80,000 रुपए बचे उसको उसने स्पेंड किया। सो रॉबर्ट कियोसाकी का जो 4 क्वाड्रेंट्स है उसमें भी उन्होंने बताया कि जो रिच और पुअर के कैश फ्लो में क्या डिफरेंस होता है, और बेसिक डिफरेंस यही है कि जो लोग पॉवर्टी के इस विशियस साइकिल को नहीं तोड़ पाते, उनका पैटर्न रहता है नॉर्मल अप्रोच वाला, कि पैसे आए उसमें से पहले खर्च कर दिया, अगर कुछ बचा तो उसको सेव या इन्वेस्ट किया, नहीं तो नहीं किया। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, जो रिच हैं, वो क्या करते हैं, वो पहले पैसे कमाते हैं, फिर उसमें से सेविंग करते हैं और उन एसेट्स से आगे फिर खर्चा करते हैं, वो सेविंग्स को प्रायोरिटी देते हैं स्पेंडिंग से। सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो एक तरह से एक पौधा लगाना है। जैसे हम एक पौधा लगाते हैं और उसको धीरे 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 हम पानी देते हैं तो वो धीरे धीरे स्टेजेस में ग्रो करता है, एकदम से नहीं बढ़ता। और जब तक कि वो एक फलदार पेड़ बने उसमें समय भी लगता है और धैर्य भी रखना पड़ता है। इसी तरह से आपकी जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको भी आपको टाइम भी देना पड़ेगा और पेशेंस भी रखनी पड़ेगी, तभी वो कल को आपको रिटर्न्स जनरेट करके, रेगुलर रिटर्न्स जनरेट करके देना शुरू करेगी। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान्स आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, तो इन पे एक नजर मारते हैं कि अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी लगाते हो, तो अगर आपने उस एसआईपी को 8 साल तक चला लिया तो आप थ्रू आउट लाइफ उससे 10,000 रुपए जो है ना वो विड्रॉ कर सकते हो, यानी कि आपके अमाउंट के बराबर का अमाउंट। 10,000 की सिप लगाई थी, 10,000 रुपए आप हमेशा के लिए उसमें से आप विड्रॉ कर सकते हो सिस्टमैटिक विड्रॉल के थ्रू। अब यही पैसा अगर आपने 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर लिया तो आप 10 की बजाय 15,000 रुपए पर मंथ विड्रॉ कर सकोगे, यानी 1.5 गुना पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो। अगर उसी 10,000 को आपने 12 साल के लिए इन्वेस्टेड रहने दिया, 12 साल के लिए वो एसआईपी चला दिया आपने, तो आप 20,000 रुपए यानी डबल अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। अगर उसको आपने 15 साल के लिए चला दिया तो आप उससे 30,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हो। अगर आपने उसको 20 साल के लिए चला दिया तो उससे 50,000, 5 गुना पैसा तक आप विड्रॉ कर सकते हो लाइफ टाइम। सो ये सिर्फ एक दिखाने का तरीका है, एनकरेज करने का तरीका है एक, कि अगर आप एक एसआईपी 10,000 की 30 साल तक चला देते हो तो आप सारी लाइफ उस कॉर्पस से 1,20,000 रुपए, 12 गुना पैसा, उससे जितने आपने एसआईपी दी है सारी जिंदगी, उसका 12 गुना आप सारी जिंदगी भी विड्रॉ करते रहोगे तो भी वो वेल्थ खत्म नहीं होगी। इसे हम कहते हैं सस्टेनेबल वेल्थ। इसको क्रिएट करने के लिए टाइम और पेशेंस लगती है, वो यहां से क्लियरली विजिबल है। स्किन इन द गेम के ऑथर तालिब का कहना है कि नेवर आस्क एनीवन फॉर द ओपिनियन, फोरकास्ट और रिकमेंडेशन, जस्ट आस्क देम व्हाट दे हैव और डोंट हैव इन देयर पोर्टफोलियो। मुफ्त के सलाहकार आपको बहुत मिल जाएंगे। वो कहते हैं आप उनसे ये मत पूछो कि उनकी क्या सलाह है, कि वो क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं कि मार्केट इधर जाएगी उधर जाएगी, मार्केट क्या लगता है, उनकी रिकमेंडेशन क्या, आप ये मत देखिए। अगर आपको उनसे कुछ पूछना ही है तो ये पूछिए कि उनका जो खुद का पोर्टफोलियो है वो खुद कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, उनके पोर्टफोलियो में क्या है, ये पूछिए। इधर उधर कहीं भी आपको फालतू में इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। जो चीज आपको समझ आती है उसको सिंपल रखिए, छोटा सा कंसाइज सा पोर्टफोलियो बनाइए उन प्रोडक्ट्स में जो आपको समझ आते हैं, और वेल्थ अपने आप ही बिल्ड हो जाएगी। ये एक और ब्यूटीफुल स्लाइड है। आई गेट 20% रिटर्न इन इक्विटी म्यूचुअल फंड। वाओ, फ्री मनी।
एक बंदा बता रहा है कि भाई मुझे म्यूचुअल फंड से बहुत अच्छी रिटर्न्स मिली हैं, और दूसरा बता रहा है कि वाह फ्री मनी, कि वाह ये तो पैसा अपने आप ही जनरेट हो गया फालतू में, फ्री में ही, बिना किसी मेहनत के। वो कहता नो, आई पेड इन टर्म्स ऑफ 20 years of patience, 5 calendar years of negative returns and 6 years of no return। तो वो पहले वाला व्यक्ति उसको बताता है कि नहीं, इस रिटर्न को जनरेट करने की जो कॉस्ट है वो मुझे पे करनी पड़ी, मैंने 20 साल तक धैर्य रखा, 5 कैलेंडर ईयर्स में मेरे को नेगेटिव रिटर्न्स आई, और 6 साल तक मुझे कोई रिटर्न नहीं आई, लेकिन मैं फिर भी इस फंड में बना रहा, तब जाके मेरी ये रिटर्न्स बनी है। ऐसा नहीं है कि बस मैंने पैसे लगाए और मेरी 20% की रिटर्न मेरे को आनी शुरू हो गई। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वी ऑल ग्रो at different rates and that's okay। हम बाग में देखते हैं जो पौधे लगे हैं, वो सभी पौधे अपने अपने हिसाब से अलग अलग रेट पे ग्रो करते हैं। उसी तरह से हम सब भी, जो हमारा पैसा है वो अलग अलग रेट पे ग्रो करता है और बिल्कुल ओके है। अगर हमने एफडी में पैसा लगाया तो वो 7% से ही ग्रो करेगा। म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया तो कुछ स्कीम्स हो सकता है आपको 15% की रिटर्न दे रही है, तो कोई हो सकता है 12 भी दे रही हो आपको। ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट कर रही है, उसकी कंपोजिशन क्या है स्कीम की। ये जरूरी नहीं है कि हम सब एक ही रेट पे ग्रो करें, एक ही दर से हम लोग बढ़ें। हम अलग डिफरेंट डिफरेंट रेट्स पे ग्रो कर सकते हैं और ये परफेक्टली ओके, बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं। गुड इन्वेस्टिंग isn't necessarily about earning the highest returns, because the highest returns tend to be one off hits that can't be repeated. It's about earning pretty good returns that you can stick with and which can be repeated for the longest period of time. That's when compounding runs wild। मॉर्गन हाउसल का ये जो स्टेटमेंट है, ये क्रक्स है इन्वेस्टिंग का। वो कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि आप हाईएस्ट जो रिटर्न वाली चीज में इन्वेस्ट करो, वो तो तुक्का भी हो सकता है, वो तो एक तरह से गैम्बलिंग ही होगी, जुआ हो गया कि आपने लगाया पैसा आपका बढ़ गया, आपकी किस्मत भी हो सकती है, लक भी बोल सकते हो उसको आप। उसकी बजाय अगर आपको एक्चुअल में वेल्थ बनाने के बारे में सोचना है तो आपको ऐसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा जहां पे इन्फ्लेशन या नॉर्मल से थोड़ी सी ज्यादा रिटर्न्स बने, लेकिन वो कंसिस्टेंट बेसिस पे मिले, लगातार मिलती रहें वो, और लंबे से लंबे पीरियड तक अगर लगातार मिलती रहेंगी तभी कंपाउंडिंग एक्चुअल में अपना काम कर पाएगी। आवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉर एवर। इन्वेस्टमेंट का जो होल्डिंग पीरियड है वो फॉर एवर होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पैसे लगाए हैं तो वो हमारे मरने के बाद ही उसमें से निकालेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके लिए कोई भी फिक्स्ड पीरियड नहीं होना चाहिए अगर आपको एक्चुअल में वेल्थ क्रिएट करनी है। पैसा निकालें, लेकिन सिर्फ अपनी ज़रूरत के अनुसार, जितना ज़रूरत है उतना ही। प्रॉफिट बुकिंग जैसी कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ इसलिए कि मार्केट फिर से गिर सकती है हम इसलिए पैसा निकाल लें, वो गलत होगा। हाँ, जेन्युइनली आपको ज़रूरत है, जितने पैसे की ज़रूरत है उतना आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो फेवरेट होल्डिंग पीरियड है वो फॉर एवर ही रहेगा, कि आप यही समझ के पैसा लगाएं कि इसको मैं हमेशा के लिए लगा रहा हूँ इस पैसे को। वॉरेन बफेट का ही कहना है कि ये बड़ी बोरिंग गेम है, कि पैसे को हमेशा के लिए मैं इन्वेस्ट करता हूँ और ये बहुत ही बोरिंग गेम है, इसमें आपको थ्रिल नहीं मिलने वाला। ट्रेडिंग वाला थ्रिल, ट्रेडिंग मैक्सिमम लोग थ्रिल के लिए ही करते हैं, रिटर्न्स बहुत कम लोगों की जनरेट होती हैं। आजकल तो डिस्क्लेमर भी आता है, 95% आर लूजिंग देयर मनी एंड ओनली 5% आर मेकिंग मनी आउट ऑफ द फ्यूचर एंड ऑप्शन। लेकिन वो लोग करते हैं फिर भी, 100% लोग करते तो है ही ना, वो करते हैं सिर्फ थ्रिल के लिए। लेकिन वॉरेन बफेट ने कहा है कि जो वेल्थ क्रिएशन का जो ये प्रोसेस है ये बड़ा ही बोरिंग है और कोई भी स्लो रिच नहीं होना चाहता है। लेस चर्न इज इक्वल टू मोर रिटर्न। जितना आप फंड्स को कम स्विच करेंगे, इधर से उधर कम भटकेंगे, उतना आपकी रिटर्न ज्यादा बनेंगे। इन्वेस्टमेंट रिटर्न इज इक्वल टू इन्वेस्टर रिटर्न। अगर फंड की रिटर्न इन्वेस्टर रिटर्न के बराबर होगी, और ये कैसे होगी? पेशेंस के साथ और टाइम के साथ। फंड नॉन परफॉर्मिंग है थोड़ी देर के लिए, या नेगेटिव रिटर्न्स भी जनरेट की हैं, तब भी उसको थोड़ा टाइम दीजिए। अगर आप टाइम देंगे तो अल्टीमेटली आप वेल्थ क्रिएट करके ही निकलेंगे। सम फंड्स विल परफॉर्म, सम वॉन्ट। इन द लॉन्ग टर्म द परफॉर्मेंस इज ऑलमोस्ट सिमिलर। ऑल्सो द पोर्टफोलियो रिटर्न्स मैटर, नॉट द इंडिविजुअल फंड्स। कुछ फंड परफॉर्म करेंगे, कुछ नहीं भी कर सकते। एंड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिन्होंने कभी किसी टाइम पे नहीं परफॉर्म किया था, हो सकता है वो किसी अलग टाइम पे परफॉर्म करके। आपकी पोर्टफोलियो रिटर्न्स पर मैटर करती हैं, ना कि इंडिविजुअल फंड्स की रिटर्न। एग्जांपल लेते हैं,
क्रिकेट का मैच होता है, आपकी फेवरेट जो क्रिकेट टीम है वो मैच जीतती है, क्या जीतने वाली टीम में सभी प्लेयर्स ने सेंचुरी बनाई? उसमें से कुछ बॉलर्स भी तो होंगे, कुछ ऐसे बैट्समैन भी होंगे जिनका उस दिन लक नहीं होगा, या उस दिन उनकी स्ट्रेटजी ठीक नहीं रही होगी, हो सकता है वो डक पे भी आउट हुए हों, जीरो पे भी आउट हुए हों, कुछ ने सेंचुरी बनाई होगी, कुछ ने मीडियम परफॉर्मेंस दी होगी। इसी तरह से बॉलर्स हैं, कुछ ने विकेट्स ली होंगी, कुछ ने नहीं भी ली होंगी, कुछ का इकोनॉमी रेट बढ़िया रहा होगा, कुछ को ज़्यादा रन्स पड़े होंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो पूरा मैटर किया वो तो पूरी टीम की परफॉर्मेंस मैटर की ना। जो ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस थी उसकी वजह से ही टीम मैच जीती। इसी तरह इंडिविजुअल फंड्स की नहीं बल्कि पोर्टफोलियो की रिटर्न्स की वजह से आप विनर बनेंगे, आप फाइनेंशियल सक्सेस को अटेन करेंगे। एवरी फ्यू ईयर मार्केट करेक्ट, बिहेवियर डजंट। हर कुछ सालों में मार्केट करेक्ट होती है, मार्केट तो गिरती गिरती है, लेकिन इन्वेस्टर्स का बिहेवियर नहीं होता। बहुत सारे लोग इसमें से निकल जाते हैं, अपना फेथ लूज कर देते हैं और उनको नुकसान होता है। इफ यू आर कन्विंस्ड विद द आइडिया देन बैक इट अप विद ट्रक लोड, द रियल पावर ऑफ कंपाउंडिंग विल किक इन नाउ। अगर आप एक बार कन्विंस हो गए कि हाँ यार इस चीज की मेरे को समझ में आ गई है कि म्यूचुअल फंड किस तरह से काम करता है, तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए उसमें घबराना नहीं। कोविड के टाइम पे हमारे खुद के जो पोर्टफोलियोज हैं, वो जो जितना हमने 10 सालों में कमाया था उस वो तो गया ही गया। उसके अलावा हमारे प्रिंसिपल इन्वेस्टेड में से भी कुछ परसेंटेज जो है वो नीचे हो गई थी, वो हमने लूज कर दिया था हमने। लेकिन हमें पता था, क्योंकि इतने सालों का हम इक्विटी मार्केट का बिहेवियर देखते आ रहे थे कि किसी इंसिडेंट की वजह से अगर नीचे गई है मार्केट तो ये रिकवर भी होगी, और साल डेढ़ साल में ही वो पैसा पहले वाले प्रॉफिट से भी ऊपर पहुंच चुका था, क्योंकि हमने उसको टाइम दिया, पैनिक नहीं हुई। यही चीज हम आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं। एंड प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच। एंड एक्चुअली मैं आपको सिर्फ वही चीजें बता रहा हूं जो मैंने खुद अपनी लाइफ में अडॉप्ट की हैं और उनसे मेरे को फायदा हुआ। और ये आपके साथ शेयर करने का पर्पस भी यही है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस को स्प्रेड करना है। जैसे मैंने पहले भी डिस्क्लेमर दिया था, इससे हमें कुछ भी अपना पर्सनल बेनिफिट नहीं चाहिए, ना मेरे को आपको कोई प्रोडक्ट पिच करना है, और ना आपको ये कहना है कि आप मेरे थ्रू इन्वेस्ट करें। ये सिर्फ फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए कि आपको आइडिया होना चाहिए, आपको ऑप्शंस कम से कम पता होनी चाहिए कि वेल्थ किस तरह से आप बिल्ड कर सकते हैं। स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली, स्टे द कोर्स, गेट वेल्थ। सो सिंपल हमने बात किया था कि वेल्थ क्रिएशन का जो फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल है। सो यही है वो सिंपल फॉर्मूला कि लाइफ में जल्दी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, जितना जल्दी हो सकता है, रेगुलरली इन्वेस्ट करें, जब जब भी आपके पास एडिशनल पैसा आता है उसको जरूर इन्वेस्ट करें। स्टे द कोर्स, मार्केट्स में अप डाउन चलते रहेंगे, आपको जरूरत है सिर्फ इन्वेस्टेड रहने की। एंड गेट वेल्दी। और अगर आप ये ऊपर वाले 3 स्टेप्स कर लेंगे तो आपको वेल्दी बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपके पास पैसा और टाइम दोनों होंगे। हाउ टू गेट वेल्दी? स्टार्ट अर्ली, स्पेंड, जो अर्न करने के बाद स्पेंड करने से पहले इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट वेल, लिटिल बाय लिटिल अ लिटिल बिकम अ लॉट। धीरे 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 जो है थोड़ा थोड़ा जो अमाउंट है वही बड़ा बड़ा होकर, जैसे कहते हैं ना कि बूंद बूंद भरने से ही कुआं बनता है। द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वाज 20 years ago, द सेकंड बेस्ट टाइम इज नाउ। अगर आप किसी से पूछो कि भाई ये पेड़ लगाने का सबसे बढ़िया टाइम कब था, तो वो कहेगा 20 साल पहले। और दूसरा सबसे बढ़िया टाइम कब है? आज। अगर आज भी आप वो पेड़ लगाते हो तो आज से 20 साल बाद आपके बच्चे उसकी छाया में बैठेंगे तो शायद वो भी यही बात कर रहे होंगे कि भाई आज से 20 साल पहले पेड़ लगाने का बहुत अच्छा टाइम था। लेकिन हम अगर यही सोचते रहे तो आने वाले टाइम में हम बच्चों को पेड़ की छाया नहीं दे पाएंगे। सो 20 साल पहले भी वो टाइम अच्छा था, आज भी ये टाइम अच्छा है। सेम चीज लागू होती है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप अर्ली नहीं स्टार्ट कर पाए हैं तो अब डिले मत कीजिए कम से कम, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डिले हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जितना अर्ली हम स्टार्ट करेंगे उतना ही बेहतर होगा। द अर्लियर वी स्टार्ट द बेटर इट विल बी। ये कुछ फाइंडिंग्स हैं। ओनली 1% कैन बी विदाउट डेट। उधार के बिना, लोन्स के बिना केवल 1% लोग रह सकते हैं। ओनली 1% कैन इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। केवल 1% लोग ही लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं। ओनली 1% कैन डिले ग्रेटिफिकेशन। सिर्फ कुछ लोग हैं जो अपना आज के सुख को त्याग सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। ओनली 1% कैन डेवलप पेशेंस। सिर्फ 1% लोगों में ही धैर्य जो है वो विकसित होता है। ओनली 1% कैन अंडरगो पेन एंड सेक्रीफाइस। सिर्फ 1% जो लोग हैं वो ही
दर्द सह सकते हैं और बलिदान दे सकते हैं। सो ओनली 1% कैन अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अगर ऊपर वाले सारे एक्शन सिर्फ 1% लोग कर सकते हैं, तो फिर फाइनेंशियल जो इंडिपेंडेंस है वो भी सिर्फ 1% लोग ही हासिल कर सकते हैं। हर किसी के बस का नहीं है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को हासिल करना। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस 1% वाली कैटेगरी में आना चाहते हैं या नहीं। अगर आप उस 1% वाली कैटेगरी में आना चाहते हैं, तो आपको ये ऊपर वाली सारी चीजें जो है वो करनी पड़ेंगी। आपको डेट के बिना रहना पड़ेगा, आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको अपने आज के जो सुख है उसमें से कुछ एक का त्याग करना पड़ेगा, धैर्य विकसित करना पड़ेगा अपने अंदर, और कुछ दर्द और बलिदान सहना पड़ेगा। मार्केट गिरेगी तो दर्द होगा ही होगा। कई बार मार्केट गिरने पर आपको अपने और कुछ खर्चे रोककर भी बलिदान सेक्रीफाइस करके अपने वो पैसे उस टाइम पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये चीजें आप अडॉप्ट कर लोगे तो वेल्थ अपने आप बिल्ड हो जाएगी। इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। वॉरेन बफेट का कहना है कि अगर आप अपने पैसे को इस तरह से काम पे नहीं लगाते कि आप सो रहे हो लेकिन फिर भी आपका पैसा आपके लिए पैसा बना रहा है, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको तब तक काम करना होगा जब तक कि आप मर नहीं जाते। आपको अपने मरने तक काम करना पड़ेगा। सारी जिंदगी आप काम करते रहोगे लेकिन वो पैसा पूरा नहीं पड़ेगा जब तक कि आप अपने पैसे को काम पे नहीं लगाओगे, until and unless you put your money to work। एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बहुत ही प्यारी चीज की थी, 5 असेंडिंग लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस दिए थे उन्होंने, इंटेलेक्ट दिए थे उन्होंने कहा कि जो पहली सबसे स्टेज है इंसान की वो होती है स्मार्ट। स्मार्ट एक पर्सन जो है वो हो सकता है स्मार्ट। जो उसके ऊपर की स्टेज है वो है इंटेलिजेंट। जो उससे भी एक ऊपर की स्टेज है वो है ब्रिलियंट। और उससे भी जो एक ऊपर की स्टेज है वो है जीनियस। और जीनियस से ऊपर सिर्फ एक ही स्टेज है और वो है सिंपल। सो फ्रेंड्स, जो पर्सन सिंपल, जिसका थॉट प्रोसेस सिंपल है, जो सिंपल सोचता है, सिंपल रहता है, हर चीज में सिंपल है, वो इन सबको सरपास कर जाता है। वो चाहे स्मार्ट नहीं है कोई बात नहीं, इंटेलिजेंट नहीं है कोई बात नहीं, ब्रिलियंट नहीं है कोई बात नहीं, जीनियस नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो सिंपल है तो वो इन सब को ओवर पावर कर सकता है। सो सिंपल चीज के पीछे जाएं, उनको कॉम्प्लेक्स ना करें। टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ। थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया। लेट द ब्रेन, मसल्स, nerves, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success। स्वामी विवेकानंद का कहना है ये कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपने अगर उसके लिए एक आइडिया बना लिया कि मेरे को अमीर बनना है और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के थ्रू मेरे को अमीर बनना है या स्टॉक इन्वेस्टमेंट के थ्रू मेरे को अमीर बनना है, तो उस आइडिया को अपनी जिंदगी बना लीजिए, उस सपने को अपना सब कुछ बना लीजिए। आपके दिमाग में, खून में, दिल से, हर चीज से बस वही चीज निकलनी चाहिए कि जो आपने एक बार सोच लिया कि मेरे को अमीर बनना है तो मेरे को बनना है। रास्ता आपको पता चल गया, आइडिया एक बार अगर आपने वो डिसाइड कर लिया तो उसको जीना शुरू कर दीजिए। उसके अलावा कोई और आइडिया आपके दिमाग में होना ही नहीं चाहिए। 24 घंटे सोते जागते उठते बैठते अगर आप उसी के बारे में सोचेंगे तो हो ही नहीं सकता कि वो चीज ना हो। वो कहते हैं ना कि अगर आपने एक बार ठान लिया तो सारी कायनात भी उसको आपसे मिलाने के लिए जुट जाती है। तो इट इज बाउंड टू हैपन। सिर्फ जरूरत क्या है, यू हैव टू डिटरमिन। मनी इज नंबर्स एंड नंबर्स नेवर एंड। इफ इट टेक्स मनी टू बी हैप्पी, योर सर्च फॉर हैप्पीनेस विल नेवर एंड। एंड में ये जरूर कहना चाहूंगा कि पैसा सब कुछ नहीं है पर बहुत कुछ है। बिना पैसे के भी कुछ नहीं है, लेकिन पैसा सब कुछ भी नहीं है। पैसा जरूरी है जिंदगी को जीने के लिए, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इजी करने के लिए, अपनी नॉर्मल लाइफ को अच्छे तरीके से जीने के लिए, सुख से शांति से जीने के लिए। लेकिन खुशी आपको जिस चीज में मिलती है वो जरूर करें। खुशी पैसों से नहीं मिलेगी। अगर आपको लगता है कि आपकी खुशी पैसों में है तो पैसा आप जितना मर्जी इकट्ठा कर लें, आप कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे। पैसा खुश होने के लिए है, खुशी पैसे के लिए नहीं है। तो पैसा तो बनाना जरूरी है ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो करना भी बहुत जरूरी है जिससे आपको खुशी मिलती है। सो लाइफ में एक परफेक्ट बैलेंस बनाना जरूरी है, हमेशा उस पर काम करें। अगर आप पैसे को इनकम के साथ जोड़ेंगे तो
तो एक लेवल पे जब आपकी इनकम पहुंच जाएगी तो उसके बाद आपकी हैप्पीनेस जो है वो बढ़ना बंद हो जाएगी, वो भी एक लीनियर लाइन हो जाएगी। इनकम बढ़ती रही एक लेवल पे जाकर अगर इनकम रुक गई तो आपकी हैप्पीनेस भी रुक जाएगी। सो खुशी को पैसे के साथ मत जोड़ें। पैसा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन खुशी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी खुशी के लिए काम करें, खुशी के लिए जिएँ। जो भी काम करें, वो अपने पूरे दिल से करें, खुश होके करें। इन्वेस्टिंग भी अगर आप कर रहे हैं, तो खुशी से करें। ये सोच के ना करें कि यार मैं अपना मन मार के इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसी इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। एक बैलेंस बनाएँ, कुछ पैसा अपने ऊपर खर्च भी करें। लाइफ भी ये दोबारा नहीं मिलने वाली है। कुछ काम जो है वो आप शायद ओल्ड एज में जाके नहीं कर पाएँगे। सारा पैसा रिटायरमेंट के लिए सेव करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। एक परफेक्ट बैलेंस बनाएँ। इन चीज़ों को प्लान करें, चार्ट आउट करें। यंग जो लोग हैं उनके पास टाइम होता है, पैसा बहुत कम होता है, एनर्जी फुल होती है उनके पास। एडल्ट एज में जाकर टाइम कम रहता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बिजी वर्क लाइफ का पार्ट रहता है। पैसा उस टाइम पे है, लेकिन उस पैसे को खर्च करने के लिए टाइम नहीं है। एनर्जी जो है वो भी थोड़ा थोड़ा कम होनी शुरू होती है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक होती है हमारे पास। जब आप ओल्ड एज में जाते हैं तो आपके पास टाइम बहुत होगा, पैसा बहुत होगा, लेकिन उन दोनों चीज़ों को एंजॉय करने के लिए एनर्जी नहीं होगी। सो यही क्रक्स निकलता है कि स्टेज लाइफ की चाहे कोई भी हो, लेकिन उस वक्त के हिसाब से आपको बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा खुश कैसे रह सकते हैं। जिस तरह हमारी सक्सेस और फेलियर को सिर्फ एक ही पर्सन डिसाइड करता है ना, और वो हम खुद हैं, उसी तरह हमारी खुशी को भी, और उस खुशी का कंट्रोल भी सिर्फ एक ही पर्सन के पास होना चाहिए, और वो होने चाहिए हम खुद। फंडामेंटल इन्वेस्टर। The first 15 years of your work life are supposed to be the most flexible. Don't lock yourself to an area with the housing loan early on. Rent a nice place, invest well, explore the world, take vacations, stay close to work, allow money to work. बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, ये उनमें से एक है कि अपनी ज़िंदगी के जो पहले 15 साल है वो अपने आप को किसी हाउसिंग लोन के नीचे ना आप दबा लें। रेंटेड अपार्टमेंट में क्या प्रॉब्लम है? अगर आपकी जॉब ऐसी है कि जो एक ही जगह पे नहीं रहने वाली है, फिर तो वो सेंस ही नहीं बनती है ना। अपार्टमेंट रेंट करें, पैसे को ठीक से इन्वेस्ट करें, पूरी दुनिया घूमें, वेकेशंस लें टाइम टू टाइम, और जब रेंट ही लेना तो अपने घर के, अपने काम वाली जगह के आसपास लें, तो आपके लिए भी ईजी, आपका टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, अलाउ मनी टू वर्क। अपने पैसे को काम पे लगाना बहुत ज़रूरी है। उसको आप लगाएंगे तो आपकी आधी जो चिंताएं हैं वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। The highest form of wealth is the ability to wake up early morning and say, I can do whatever I want today. Beautiful quote है फ्रेंड्स। अगर आप सुबह उठते हो और अपने आप को ये कह सकते हो कि आज मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं आज करना चाहता हूँ, तो समझ लीजिए आप बहुत अमीर हैं, और सबसे अमीर हैं। You are the richest person on this earth if you can say to yourself every morning that today I can do whatever I want to do. आज मैं वो कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। यही वेल्थ का पर्पस है। The best use of money is to buy time for self, family, friends, near and dear ones. And of course, if you have more of it, please share it with our society. पैसे का सबसे जो बेहतर यूज़ है वो यही है कि अगर आप अपने लिए, फैमिली के लिए, दोस्तों और अपने मित्रों, रिश्तेदारों के लिए समय खरीद सकते हैं, उनको समय दे सकते हैं, आपके पास इतना समय हो आप उनको समय दे सकें, तो ये पैसे का सबसे बढ़िया यूज़ है। लेकिन इससे भी बड़ा एक और यूज़ हो सकता है, अगर आपके पास सफिशिएंट पैसा है अपने लिए, अपने सारे गोल्स को पूरा करने के बाद, फैमिली के लिए, सबके लिए सब कुछ करने के बाद अगर आपके पास पैसा है, तो सोसाइटी, हमारा समाज के प्रति भी हमारा कुछ दायित्व है। अगर कुछ पार्ट हम उधर भी दें तो हमें एक ऐसी खुशी मिलेगी जिसको हमने शायद इससे पहले कभी अनुभव ना किया। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अभी एक आधा दिन पहले मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो रतन टाटा हैं, उन्होंने अपनी जो टोटल इनकम है उसका 70% है जो उन्होंने डोनेट कर दिया। वो इन्हीं कामों में लगाते हैं, उनसे खुशी मिलती है। वो कहते हैं कि मुझे जो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है उनकी रेस में शामिल नहीं होना है। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है कि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज को भी हम कुछ देकर जाएं, उसके लिए कुछ करके जाएं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन टिल एंड।
Hopefully, this will prove to be very useful for you. And I have a humble request to make that if you have any queries or questions, you are free to ask me on my social media platforms. You can connect with us through our Facebook page or Instagram, or even you can DM us on WhatsApp. You can drop an email. And another request, if you like this video and you think that the information provided is useful, please don't hesitate to share it with others. कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है. Spread the word for us and we will be really grateful to you. Last but not the least, honest feedback is always welcome. अगर आपको ये अच्छा लगा तो आगे शेयर करें, और कुछ चीज़ इसमें से अच्छी नहीं लगी या आपको स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट लगता है तो ज़रूर हमारी नॉलेज में लेके आएं. वी विल बी रियली थैंकफुल टू यू. Thank you friends, thank you so much. Happy investing and wish you all a very happy financial life ahead. Thank you friends, thank you.